इसलिए तो मुझे आना पड़ा कि स्टेशन मास्टर को घसीट के ले जा रहे हैं। कौन ऑफिस कर रहा है? देश मिला है, खुद की बुद्धि भी होती है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है। वीडियो चाहिए, नहीं मिली तो मैं अपने आप को यही खत्म कर दूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे अपने पति का सम्मान वापस चाहिए। आज बार आप बोल देते हो हम गठबंधन में क्या कर रहे हो आप? ऐसा लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है। हम बीजेपी से निपटे कि आपसे निपटे? मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक बनकर रह जाए। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है और आप आज से देखना शुरू कर रहे हैं ललन टॉप का नया शो यूपी बुलेटिन। ये हमारा पहला एपिसोड है। इस शो में होगा क्या? इस शो में होंगी उत्तर प्रदेश की खबरें, राजनीति की तहें और वो तमाम बातें जो उत्तर प्रदेश से छन के या बिना छने बाहर आती हैं। उन बातों को ललन टॉप की टीम रोज आपके सामने लेकर आएगी, अलग रंग, अलग स्वाद और अलग टेक के साथ। फिर चाहे वो बात विधान भवन की हो या पंचायत भवन की। तो इस शो को अपना प्यार दीजिए, अपना साथ दीजिए और दीजिए अपना फीडबैक। और आज के शो में क्या है? आज बात करेंगे कि राम मंदिर चंदा चोरी केस में क्या हुआ, आगरा रेलवे स्टेशन मारपीट केस क्या है, उसमें राजनीति कैसे एंट्री ले रही है और अपडेट भी बताएंगे आपको, दिखाएंगे कुछ वीडियोस, एक नेता के काफिले के वीडियो, 500 गाड़ियां और शहर का जाम, और बताएंगे एक नए एक्सप्रेसवे की कीमत, उस पे लगने वाले टोल का हिसाब किताब और सब कुछ के पीछे की राजनीति। और राजनीति इस बात की भी कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन रही है या बात बनने के दौर में बात टूटती और छिटकती सी नजर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी केस की। बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और 4 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। आज यानी 13 जुलाई को इस केस की पहली सुनवाई हुई। बेंच में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना। और पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही एसआईटी से मामले की जांच की रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की गई है। साथ ही रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी ब्यौरे देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं पहुंची थी उनमें क्या कहा गया था यह भी ब्रीफ में जान लेते हैं। टोटल 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जैसा हमने बताया। पहली याचिका नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दायर की है, दूसरी अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने, तीसरी राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने और चौथी हिंदू धर्म परिषद ने। इन 4 पार्टियों ने 4 याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं में मांग की गई थी कि राम मंदिर चंदा चोरी की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। साथ ही ये भी कि मंदिर मैदान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई जाए। साथ ही एक याचिका में यह भी मांग की गई कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऑडिट कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनके द्वारा करवाया जाए। हिंदू धर्म परिषद ने तो अपनी याचिका में मांग की है कि राम मंदिर के चंदे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। वहीं सुधाकर सिंह की याचिका में मांग की गई है कि ट्रस्ट के जो फंड्स हैं उसकी फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करने का विरोध किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए ट्रस्ट को भी नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया है कि स्टेटस रिपोर्ट सील्ड लिफाफे में सबमिट की जाएगी। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होनी तय है। सुनवाई के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक लेटर भी सोशल मीडिया पे आया है। यह है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भर्ती का नोटिस। मंदिर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सीईओ पद के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे उनके लिए कुछ नियम भी हैं, जैसे कि आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच की होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उम्मीदवार रिटायर्ड आईएएस या आईपीएस का अधिकारी होना चाहिए जिसे प्रशासन का या प्रशासनिक कार्यों का एक लंबा अनुभव भी हो, केंद्र या राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या उससे ऊपर के पद पे काम भी कर चुका हो और उम्मीदवार का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक की है। राम मंदिर के पहले सीईओ को सैलरी के साथ घर और गाड़ी भी मिलेगी। पूरा खर्च ट्रस्ट का फंड वहां से वहन किया जाएगा, न कि यूपी सरकार या केंद्र सरकार की जेब से जाएगा। हालांकि विपक्ष इस पूरे प्रोसेस को लेकर भी सवाल उठा रहा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कुछ कहा है, सुनते चलिए। जहाँ हम भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं उसको इन्होंने व्यापारीकरण कर दिया, उसका पूरी तरीके से वहां से बिजनेस
कि सीईओ अच्छा आएगा तो वहां के व्यापार को बढ़ाएगा। ये व्यापार बढ़ाने के लिए सारे काम हो रहे हैं, आस्था से नहीं हो रहे हैं, धार्मिक भावनाओं से नहीं हो रहे हैं। ये पूरी तरीके से केवल पैसा कमाने के लिए मेरी मांग है कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग करें। मंदिर से जुड़े कोर्ट कचहरी के मामले की बात कर रहे हैं तो एक और अपडेट आपको बता देते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल के जमा मस्जिद से जुड़े विवाद लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में अटके हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों मामलों में एक समझौते के लिए एक प्रस्ताव सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाधान समारोह 2026 के तहत सहमति आधारित विवाद निपटारे की पहल की जाए, लेकिन मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव पे असहमति जता दी है। दोनों पक्षों का कहना है कि इन मामलों का निपटारा अदालत में कानूनी आधार पर ही होना चाहिए। कहना है कि यह मुद्दा एक जगह का नहीं है बल्कि पूरे समुदाय का है। दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मामला फिर से कोर्ट में पहुंचेगा और सुनवाई होगी। आज के शो में यूपी से एक और खबर है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिसके बारे में कहा जा रहा है 2026 में भी हो सकता है, उसके पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन में तल्खी बढ़ गई है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद और आजम खान तक के नाम गिनाते हुए इमरान मसूद ने क्या कहा है, सुनते चलिए। बार बार आप बोल देते हो हम गठबंधन 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 में क्या कर रहे हो आप हमारे जैसे बोलते हुए आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। इसका मतलब साफ समझ में आता है ना कि मुसलमान के इशू के ऊपर आपकी खामोशी, मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक बनकर रह जाए, कोई मुसलमान की बोलने वाला ना बचे। हम बीजेपी से निपटे कि आपसे निपटे? अब कांग्रेस की ओर से आरोप लगा तो समाजवादी पार्टी ने भी बयान जारी किया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस जीतने के लिए नहीं बल्कि सपा से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है। ऐसा लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है। इसीलिए अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक भी बार इमरान मसूद के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है। ये निंदनीय है और ये आगे जाके गठबंधन के लिए खतरनाक भी बन सकता है। शीर्ष नेतृत्व का नाम आया तो सबने वहां पे आंखें अपनी गड़ा दी कि क्या ऊपर के नेताओं से कोई बयान सामने आता है, लेकिन कोई बयान, कोई सफाई सामने नहीं आई। लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान जरूर आया। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है और हम पूरी ताकत से अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अलायंस किससे होगा और कितने पे होगा। अब यूपी के लड़कों की लड़ाई में पड़ोसी मजे ले रहे हैं। पड़ोसी कौन, आप खुद अंदाज लगा लीजिए। हालांकि पड़ोसियों के बयान भी वायरल हुए पड़े हैं, ये देखिए जरा। आप लोगों के हाथ में लगाने की वजह से तो मुझे आना पड़ा है। कौन आदेश कर रहा है? आपने सांसद जी का बयान सुना और अब बवाल जानिए। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे डीएसएस और आरपीएफ जवानों के बीच मारपीट हुई। मारपीट के बाद फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद राजकुमार चहार पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे। इसी दौरान जब एक महिला अधिकारी ने उनसे कहा कि साहब ने तो आदेश दिया है, तो बीजेपी सांसद बुरा भड़क गए। पूरा पूछ लिया तुरंत कि किसने आदेश दिया, बताइए। सांसद के गुस्से और पीड़ित परिवार के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वहीं रेलवे प्रशासन और आरपीएफ इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटे हैं। मामले में आरपीएफ जवानों की पिटाई का शिकार बने डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र चहार की पत्नी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि जिन आरपीएफ जवानों ने उनके साथ मारपीट की वे सार्वजनिक रूप से घुटनों के बल बैठ के माफी मांगे और ऐसा नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगी। दरअसल 12 जुलाई को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे सुबह 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अमृतसर से हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन आई। इसी दौरान एक महिला यात्री उस ट्रेन से नीचे उतरी और स्टेशन से आगरे का पेठा खरीदने लगी। तभी ट्रेन चल पड़ी। महिला यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया लेकिन नहीं चढ़ पाई। इस पर स्टेशन पर तैनात डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट डीएसएस नरेंद्र चहार ने महिला को भागते देखकर वॉकी टॉकी से लोको पायलट को सूचना दी और ट्रेन रुकवा दी। ट्रेन की रफ्तार कम हुई तो महिला उसमें चढ़ने लगी। तभी वहां तैनात आरपीएफ कर्मी ने महिला को चेन पुलिंग के आरोप में रोक लिया। डीएसएस नरेंद्र चहार ने इसका विरोध किया, कहा कि ट्रेन को उन्होंने रुकवाया है, लेकिन आरपीएफ जवान ने उनकी बात नहीं मानी। इसको लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, फिर दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इसी बीच आरपीएफ जवान ने अपने साथियों को बुला लिया। इसके बाद सभी लोग मिलकर डीएसएस नरेंद्र चहार को पकड़ लिया उन्होंने और लेके जाने लगे और विरोध किया नरेंद्र चहार ने तो पकड़कर जमीन पर उनको गिरा दिया। करीब 1 मिनट तक इसी तरह धक्का मुक्की चलती रही। आरपीएफ की टीम डीएसएस को घसीटते हुए आरपीएफ थाने ले गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो 4 आरपीएफ कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही इसकी विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। जांच में क्या निकल के आएगा देखा जाएगा, जो होगा बताएंगे ही। अभी अगले हिस्से की ओर चलते हैं शो के, जहां है जरूरी बयान या जरूरी बयाने। और यहां ये वीडियो देखिए, लखनऊ से आया है।
हाथ में गदा, तलवार, त्रिशूल, फरसा लिए नेताजी कोई युद्ध नहीं लड़ने जा रहे हैं, बल्कि पदभार संभालने जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी युवा मोर्चा के नए नवेले अध्यक्ष रोहित मिश्रा के रोड शो की काफी चर्चा है। चर्चा दो वजहों से है। पहली वजह यह है कि काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या क्या है, और दूसरी वजह यह है कि काफिले की वजह से लोग परेशान हुए हैं। अब दरअसल ये रोहित मिश्रा जो 12 जुलाई को लखनऊ बीजेपी ऑफिस में भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष का पदभार संभालने पहुंचे थे। इससे पहले 500 गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो किया, जिसमें क्रेन से फूलों की माला उन्हें पहनाई गई। फिर रोहित मिश्रा ने तलवार और गदा लहराई और यह सारा तामझाम करीब 1 घंटे तक चला, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा, लोग परेशान होते रहे। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत से जाम खुलवाया। लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस ने कोई भी डायवर्जन प्लान जारी नहीं किया था, जिसकी वजह से जाम और बढ़ गया था। वैसे रोहित मिश्रा का दावा है कि उनके रोड शो के लिए सीएम योगी ने अपना कार्यक्रम भी रद्द कर दिया था। रोहित मिश्रा कह रहे हैं कि स्वागत की तैयारियों के दौरान पता चला था कि सीएम का कार्यक्रम भी उसी रूट पर प्रस्तावित है। इससे हम लोग 2-3 घंटे बहुत परेशान रहे, लेकिन ईश्वर जाने क्या ऐसी विशेष कृपा रही कि सीएम ने अपना कार्यक्रम निरस्त किया। हम युवाओं का स्पेस कहीं कम न होने पाए, इसके लिए योगी जी ने अपना आशीर्वाद दिया है। बताया जा रहा है कि सीएम का 12 जुलाई को दोपहर को 12:30 बजे के आसपास 5 कालिदास आवास में एक कार्यक्रम था। सीएम को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के बाद 10:30 बजे गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना होना था। ऐसे में उनके 12:30 बजे कार्यक्रम में पहुंचने तक युवा मोर्चा के कार्यक्रम को प्रोटोकॉल के चलते रोका जा सकता था, पर सीएम ने अपना 12:30 बजे वाला कार्यक्रम कैंसिल किया और गोरखपुर से वो 2:30 बजे के करीब लखनऊ के लिए रवाना हुए। खैर ये दावा है, अब इन दावों की आधिकारिक पुष्टि तो अभी तक नहीं हुई है। वैसे किसी नेता के रोड शो की वजह से जाम लगा हो और लोग परेशान हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यूपी में तो खासकर आपको ध्यान होगा कि 2 जुलाई के दिन ही बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय शाक्य के रोड शो की वजह से बदायूं में टीईटी अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई थी। बड़ी भद्द पिटी थी साहब। बाकी बात इतनी सी है कि हॉर्मुज तो अभी भी पूरी तरह से खुला है नहीं। कम गाड़ी वाड़ी वाली अपील तो अभी भी चल ही रही है। ऐसे में 500 गाड़ियों का काफिला कौन लेके निकलता है और क्यों निकलता है, ये सवाल भी उसी फंसे हुए ट्रैफिक में कहीं न कहीं रेंग रहा है। यूपी से एक और खबर आई है। आज 13 जुलाई को 4200 करोड़ रुपए की लागत से बने 63 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे NE6 इसका उद्घाटन हो गया है। इसके चालू होने से दोनों शहरों के बीच का सफर 3 घंटे से घटकर मात्र 40 मिनट का रह जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पे हाई स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जैसा आम एक्सप्रेसवे पे होता है। इस एक्सप्रेसवे पे अभी सिर्फ कार, वैन और 4 व्हीलर्स ही चलेंगे, 2 व्हीलर्स इस पर नहीं चल सकेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को पुराने हाईवे के मुकाबले ज्यादा टोल देना होगा। कार, जीप, SUV के लिए एक तरफ का टोल 275 और 24 घंटे के लिए भीतर वापसी अगर कर रहे हैं तो 415 रुपए देना होगा। हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 445 और 670 रुपए, बस और ट्रक के लिए 935 और 1405 के लिए, जबकि भारी वाहनों के लिए 1020 और 1530 रुपए तय किए गए हैं। उम्मीद है कि एल नीनो वाले मानसून में इस एक्सप्रेसवे से कोई वायरल वीडियो सामने न आए, बाकी आप खुद समझदार हैं। आज का शो यहीं तक। आपको लगता है कि आज की कोई जरूरी खबर हमसे छूटी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम फॉलो अप करेंगे। शो अच्छा लगा, हल्का लगा, भारी लगा, वो भी बताइए, हम संज्ञान में लेंगे। शो लेकर आई थी साथी सुप्रिया। बाकी यूपी से जुड़ी हर खबर के लिए आप लल्लन टॉप यूपी देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।